Hello friends, welcome back to the channel. So in this video we are going to start, this is the second video, basically this is the second video of कैश बजट. ओके, जिसमें हम लोग ने पहले वीडियो में तो मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस और मेथड सारा कुछ डिस्कस कर लिया था स्टेप्स. तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि जो कैश बजट है वो फर्स्ट मेथड से कैसे बनाया जाएगा, यानी कि इसमें देखने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट मेथड. कल मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था रिसीट एंड पेमेंट मेथड का, कैश बजट रिसीट एंड पेमेंट मेथड के थ्रू, राइट. देखते हैं. तो ये रहा हमारा फॉर्मेट कैश बजट का फॉर द पीरियड 3 मंथ. ये सर लेट सपोज कि कितने महीने के लिए है, 3 महीने के लिए बनाया गया है कैश बजट. सो देखो, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी कल ओवरव्यू दे दिया था, जैसे इधर पर्टिकुलर होगा, इधर मंथ कितने महीने के लिए बना रहे हैं. ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे सबसे पहले, कितना हमारे पास पैसा अवेलेबल है. उसके बाद रिसीट, रिसीट को लिखा जाएगा, ठीक. और कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है वो सारा चीज़ क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा. तो फॉर्मेट में क्या क्या दिया है देंगे. इसमें बेसिकली मैक्सिमम हो क्या कह सकता है, कैश सेल्स हो सकता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, कॉल मनी ऑन शेयर्स, लोन ले सकते हैं, कैपिटल एसेट को बेचने पर सेल, उससे पैसा आ सकता है, अदर रिसिप्ट दे रखा है तो वो लिख देंगे. उसके बाद टोटल जोड़ लेंगे, ठीक है, टोटल ए हो गया ये, ठीक, टोटल ए. देन नेक्स्ट क्या करेंगे, पेमेंट या फिर डिसबर्समेंट. तो पेमेंट क्या क्या हो सकता है, कैश पेमेंट हो सकता है, पेमेंट टू क्रेडिटर, वेजेस और सैलरी हो सकता है, इंटरेस्ट पेबल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन रीपेड, टैक्स डिविडेंड, ये सब पेमेंट हो सकती है. फिर ये टोटल बी कर देंगे, ठीक. ये हमारा टोटल क्या था, रिसीट था, ये टोटल पेमेंट हो गया. तो टोटल रिसीट को मतलब मान लो 100 रुपये मिला, ठीक, और पेमेंट कितना हुआ 70 रुपये, मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल है. तो क्लोजिंग में कितना बच जाएगा, ये 30 रुपये, ठीक. तो यहाँ पर 100 रुपये, 100 में से माइनस कर देंगे, यहाँ पर जो 30 है, 30 ये रहेगा, तो 100 - 30 करके, मतलब 100 - 70 करके 30 रुपये यहाँ दिखा देंगे. सिंपल, ये रहा फॉर्मेट, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, एकदम समझ में आ जाएगा. तो देखो बेसिकली, और इसमें कुछ नोट्स है जो ऑब्वियसली पता ही है, कुछ ज़्यादा करने की नहीं है. देखो, जो रिसीट और पेमेंट लेना है वो हमें ओनली बजट पीरियड के बेसिस पर लेना है, ठीक. उसके बजट पीरियड से पहले का नहीं लेना है और बजट पीरियड के बाद का नहीं लेना है, ओनली बजट पीरियड का लेंगे, ठीक है. ठीक है, उसके बाद अगर टाइम लगे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताता, अगर टाइम लगे है तो उसके लिए कुछ सेपरेट वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक. और पेमेंट विल बी टेक प्लेस मतलब शो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अगर देखो किसी महीने अगर पेमेंट एक्सीड कर जाती है रिसीट से, मतलब पेमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में, ठीक है, हमें दिखाना पड़ेगा माइनस साइन में, या फिर इधर विथ साइन ऑफ माइनस और विथ क्रेडिट, ऐसे टाइप का दिखाना पड़ेगा. तो भाई ऑब्वियसली पेमेंट ज़्यादा हो गया तो माइनस में चल जाएगा ना फिगर, ठीक है. और कैरी फॉरवर्ड को ओपनिंग बैलेंस को भी नेक्स्ट मंथ में किया जाएगा, सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. एक क्वेश्चन के थ्रू इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे होगा. देखो, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स मतलब ये बजटेड है, सोचा जा रहा है कि इतना इतना हो सकता है, ठीक. मंथ दे रखा है इधर, फरवरी में 90,000 रुपये का सेल हो सकता है, रुपीज़ में दिया है ना, देख लेना. फरवरी में 90,000 का सेल हो सकता है एस्टिमेटेड बेसिस पर, मार्च में 96,000, अप्रैल में 54,000, मई में 87 और जून में 63,000 का सेल हो सकता है. 50% सेल्स, 50% ऑफ सेल्स वे रियलाइज्ड इन द नेक्स्ट मंथ. अब ये बता रहे हैं क्वेश्चन कि अगर फरवरी में 90,000 के बीच बेचेंगे अगर हम, तो 90,000 का आधा अगले महीने रिसीव होगा, रियलाइज कब हो, अगले महीने. एंड बैलेंस इन द नेक्स्ट मंथ, इन द बैलेंस इन द नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ. और जो बैलेंस बचा 45,000 वो अगले महीने के अगले महीने. देखो, फरवरी में बेचा, फरवरी में कुछ नहीं रिसीव होगा, मार्च में उसका उसका आधा पैसा, उसके बाद इसी फरवरी का अप्रैल में उसका आधा पैसा मिलेगा. समझे बात क्या है, फरवरी में कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, फरवरी में सेल हो गया, मार्च में आधा पैसा और बाकी आधा पैसा अप्रैल में, उसके अगले महीने, ठीक, सिंपल. व्हाट वुड बी कलेक्शन फ्रॉम सेल अप्रैल मई जून, 3 महीने का हमें बनाना है कि 3 महीने में कलेक्शन क्या क्या होने वाला है. तो देखो बात बड़ी सिंपल है, कलेक्शन कुछ ज़्यादा खास थोड़ी, सिंपल लिखेंगे, कंपटीशन ऑफ कैश कलेक्शन, ठीक. इधर ये हमारा मंथ हो गया, और इधर सेल, सेल कितने कितने हो, और इधर कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन 3 महीने का बोला था, अप्रैल में जून का लिख दिया अमाउंट. देखो, फरवरी में सेल हुआ है 90,000, फरवरी में सेल हुआ है 90,000, तो भाई फरवरी में थोड़ी ना पैसा मिलेगा, अप्रैल में आधा, फरवरी के बाद मार्च में आधा और अप्रैल में आधा. हम बना रहे अप्रैल का, तो अप्रैल में मिलेगा ना 45,000, ऑब्वियसली मिलेगा, सिंपल सी बात है.
मार्च में सेल हुआ 96,000 का। अरे भैया मार्च में सेल हो तो मार्च में थोड़ी ना मिलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अगले महीने यानी कि मार्च के बाद अप्रैल में आधा मिलेगा और मई में आधा मिलेगा। तो ले लो जी, मार्च में सेल हुआ 96,000 का, हाफ कितना हो जाएगा 48,000। तो नेक्स्ट अप्रैल और मई में मिल गया 48, नेक्स्ट हो गया। अब अप्रैल में सेल हुआ है तो अप्रैल में सेल हुआ है तो अप्रैल में थोड़ी ना रिसीव होगा। अप्रैल के बाद मई और जून में रिसीव होगा हाफ हाफ अमाउंट। तो 54,000 का अगर एस्टिमेटेड सेल होता है तो एस्टिमेटेड बेसिस पर 27 एंड 27,000 रिसीव होगा इन द मे जून, सिंपल सी बात है। फिर अगर मई में सेल होता है, मई में अगर तुम बेचते हो सामान, ठीक, तो मई का पैसा कब मिलेगा भाई? अगले 2 महीने में। तो मई के में जितना सेल हो उसका आधा किस में मिलेगा? जून में, फिर जुलाई में। लेकिन हम तो बजट बना रहे हैं केवल जून तक, तो केवल जून का रिसीव करेंगे, जुलाई का अगले बजट में रिकवर किया जाएगा। ओके, उसके बाद देखो मई वाला रिसीव हो गया जून में। अब जून में जो सेल हुआ वो तो मिलेगा नहीं भाई, जून में वो जिस महीने सेल होता है उसमें तो मिलता नहीं है, और जून तक ही बजट बनाना तो जून में कोई पैसा रिसीव नहीं होगा जून का सेल वाला। तो टोटल कितना जून में देखोगे तो ये 27,000 और 43,500, तो ये टोटल 7,500 रिसीव हो जाएगा। मई में 48 27, तो ये टोटल 75,000, और अप्रैल में 45 और 48 93,000 रिसीव हो गए एस्टिमेटेड बेसिस पर। तो ये हमारा टोटल कलेक्शन कैश का रहा ड्यूरिंग द अप्रैल में जून। ओके, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है टाइम लैग, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी इजी होगी, राइट। और देखो टाइम लैग का क्या मतलब होता है कि भाई आप अगर आप आज बेचे हैं सामान, ठीक, तो कब मिल रहा है वो तो ठीक है। खर्चे की बात करते हैं तो खर्चा में कब कब खर्च होंगी, अगर आज खर्चा हो गया तो उसका पेमेंट कब किया जाएगा, ठीक। तो उसके बारे में टाइम लैग में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। लेट सपोज कि आपने काम करवाया, ठीक, आपने काम करवाया लेबर से, और लेबर को क्या देते हैं? वेजेस, सिंपल सी बात है, देते हैं। और मान लो जनवरी में काम करवाया तो जनवरी में देना पड़ेगा महीना ना, जनवरी में वेजेस देना पड़ेगा, बात बड़ी सिंपल सी है। अब टाइम लैग बोल दिया है हाफ मंथ, टाइम लैग क्वेश्चन बोला है कितना? हाफ मंथ। अब ये हाफ मंथ हो सकता है 1/4 मंथ हो सकता है, 1/8 मंथ, 8 मंथ, 3/4, 7/8, कुछ भी दे सकता है। हाफ मतलब हाफ का क्या मतलब? आधा। तो इसका मतलब है half wages will be paid in the January and next half will be February। समझे? अगर जनवरी में काम कराए तो जनवरी में पूरा पेमेंट करना था, लेकिन टाइम कितना है? आधा महीना। मतलब जनवरी में जितना काम हुआ मान लो 10,000 का, तो उसका आधा पैसा तो जनवरी में दिया जाएगा और आधा पैसा फरवरी में। जितना बोला है आधा, तो आधा इस मंथ में और आधा अगले महीने में। ठीक, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में 1/4 मंथ टाइम लग दिया हुआ है। तो 1/4 का मतलब है कि इसमें से 1/4 में से 3/4 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल बी पेड इन जनवरी। अगर मान लो जनवरी में एक्सपेंस हुआ है मैन्युफैक्चरिंग पर और टाइम लग बोला है वो 1/4, तो उसका 3/4 जो है वो जनवरी में पेमेंट किया जाएगा और 1/4 फरवरी में पेमेंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसका टाइम लग दिया है 1/8। ठीक, टाइम लग कितना बोला? 1/8। तो 1/8 का मतलब है 7/8 जनवरी में पेमेंट किया जाएगा और 1/8 फरवरी में पेमेंट किया जाएगा। ठीक, लेट 8,000 एक एग्जांपल है कि 8,000 रुपये जनवरी में पेमेंट करना है। जनवरी भर कोई ऑफिस वाले काम किए, उसका पेमेंट बनता है 8,000। तो टाइम लिख कितना है? 1/8, मतलब 8,000 में से 7,000, 7/8, 7,000 जनवरी में दिया जाएगा और 1/8 यानी कि 1,000 फरवरी में पेमेंट किया जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें बहुत अच्छी से क्लियर हुई होंगी टाइम लैग का कॉन्सेप्ट। ठीक, हाफ है तो हाफ इस बार और हाफ अगले महीने। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1/4, 1/4 मतलब कि 3/4 तो इस महीने, मेजर पोर्शन इस बार दिया जाएगा और स्मॉलर पोर्शन 1/4 अगले महीने दिया जाएगा। और 1/8 में से 7/8 इस महीने और 1/8 नेक्स्ट महीने पेमेंट किया जाएगा। ठीक, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, उसमें बोला है कि जो वेजेस का टाइम लैग है वो 1/8 महीने है। वेजेस मैंने यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट लिखा है, वेजेस का जो टाइम लैग है वो कितना? 1/8, 1/8 मंथ है, और फैक्ट्री एक्सपेंस का 1/4 मंथ है, और एडमिन एक्सपेंस का 1/2 मंथ है। बात समझ में आ गया ना? वेजेस का कितना होगा? 7/8 पोर्सन तो इसी महीने पेमेंट किया जाएगा जिस महीने में वो होंगी, और 1/8 नेक्स्ट मंथ में। फैक्ट्री एक्सपेंस का सिंपल है, 1/4 में से 3/4 तो इसी मंथ में जिस मंथ में वो एक्सपेंस होगा, और वो 1/4 नेक्स्ट मंथ में। ठीक, इसी तरीके से एडमिन का हो जाएगा।
और हमें बनाना है जनवरी फरवरी मार्च का दिखाना है, ठीक, ये 3 मंथ का। तो देखो ध्यान से बेसिकली है क्या इसका, ओ तो ठीक है। ये देखो एस्टिमेशन ऑफ वेजेस, पहले वेजेस का निकालते हैं, उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस का निकालेंगे, ठीक। तो वेजेस का देखो, इसका टाइम ले कितना है 1/8 मंथ, ठीक। तो देखो मंथ जो दिखे थे जनवरी फरवरी मार्च, ठीक, 4 महीने दिए गए हैं और जनवरी फरवरी मार्च का हम बेसिकली 3 ही महीने का बनाना है, तो 3 महीने से हमें मतलब है। अब देखो जो एक्सपेंस दिसंबर में हुआ होगा उसका 7/8 पोर्शन, 1/8 है ना, तो 7/8 तो दिसंबर में ही हो गया होगा, 1/8 जनवरी में होगा। तो भाई जनवरी में कितना पेमेंट करना पड़ेगा हमको वेजेस का, 1/8। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दिसंबर में टोटल वेजेस पर खर्चा हुआ है 4800, तो 4800 का 1/8 यानी कि 600 जनवरी में पेमेंट किया जाएगा। बात बड़ी सिंपल है कि नहीं। कब पेमेंट किया जाएगा, ये जनवरी में। उसके बाद जनवरी में एक्सपेंस हुआ है वेजेस पर 6000 रुपीज़, तो 6000 का 7/8 तो जनवरी में और 1/8 फरवरी में। तो 7 बाई अगर 6000 का 7/8 निकालोगे तो ये 5250 और 1/8 करोगे तो 750, ठीक। ये 2 महीने में पेमेंट हो जाएगी जनवरी और फरवरी में। और जो चीज़ें फरवरी में हुई है वो फरवरी और मार्च में जाएगी, तो फरवरी में 7/8 और मार्च में 1/8, ठीक। और जो चीज़ें मार्च में हुई है उसका 7/8 आएगा ना, 7/8 आएगा मार्च में और 1/8 आएगा अप्रैल में। तो अप्रैल का तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें 3 महीने का शो करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च का, तो अप्रैल का यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल हमारा वेजेस पर कितना खर्चा हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो जनवरी पर 5850, फरवरी पर 6350 और मार्च में कितना 6750, ओके। सो यार देखो है कुछ नहीं, तुमने सब पता है ऑलरेडी, ठीक। देखो ध्यान से फैक्ट्री एक्सपेंस का क्या करना है, फैक्ट्री एक्सपेंस का एक बार देख लो तो मास्टर बन ही जाओगे। नेक्स्ट इधर मंथ्स और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ही बनाना है। दिसंबर में 1000 खर्चा हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंस पर। अब बताओ इसका टाइम ले कितना है, 1/4, 1/4 का मतलब 3/4 तो हमारा उसी महीने में होगा और नेक्स्ट 1/4 है वो नेक्स्ट मंथ में होगा, यानी 1000 का 3/4 तो हमारा दिसंबर में ही हो गया होगा। तो दिसंबर का हमें तो मतलब नहीं है यहाँ पर, हमें जनवरी से मतलब है। तो जनवरी में देखो दिसंबर में जो खर्चा होगा उसका 3/4 दिसंबर में, 1/4 जनवरी में। तो 1000 का 1/4 250 जनवरी में हो जाएगा पेमेंट, ठीक। और जनवरी में जो पेमेंट हुआ उसका 3/4 जनवरी में और 1/4 फरवरी में, ठीक। और जो फरवरी में हुआ 1200 उसका 3/4 900 फरवरी में और अगला महीना में 1/4 यानी कि 300 रुपये मार्च में। उसके बाद जो मार्च में हुआ उसका 3/4 लेंगे बस। मार्च में कितना हो 1400, 1400 का 3/4 1050 और 1/4 अप्रैल में होगा, वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टोटल पेमेंट निकाल दो, मार्च में हो गया 1350, इसको जोड़ दो 250 और 900 1150 और इसका 11,000, ठीक है। बात बड़ी सिंपल सी है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी तहाँ कैश बजट तो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक। बस लास्ट क्वेश्चन कैश बजट का रिसीट एंड पेमेंट मेथड से, ठीक। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सी है, ये क्वेश्चन अगर कर लोगे ना तो ऑब्वियसली मतलब इससे ही रिलेटेड एग्जाम में अगर आ सकती है तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। देखो क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ आगरा फ्रूट कंपनी। आगरा फ्रूट कंपनी का हमें क्या करना है, कैश रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना है फॉर अप्रैल टू जून, ठीक। तो कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून, 3 महीने का, अप्रैल टू जून 2021 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। सेल्स है 25,000, ठीक। सेल्स का फिगर दे रखा है, फरवरी में 25,000 का सेल, मार्च में 20,000 का सेल और अप्रैल टू जून में 30,000 का सेल हुआ है। मतलब अप्रैल में 30,000, मई में 30,000, जून में 30,000, ठीक। रफली हाफ ऑफ द सेल्स आर फॉर कैश। अब रफली क्या एस्टिमेट किया गया है जी कि हाफ सेल क्या किस में होता है, कैश में होता है। मतलब जिस महीने सामान बिकता है उसका आधा पैसा कैश में मिल जाता है। 90% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल एंड द बैलेंस 1 मंथ लेटर। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो फरवरी में 25,000 का सेल हुआ, राइट। 25,000 का आधा, 25,000 का आधा 50%, इसका मान लो आधा 50%, तो 50% तो उसी महीने मिल जाएगा और बाकी 50% का इसमें भी जितना भी 50% होगा उसका 90% अगले महीने यानी कि फरवरी के बाद मार्च में और 10% अप्रैल में चल जाएगा। मतलब इसमें दो बाइफर्केशन हुए, 50% उसी महीने, उसके बाद 50% का फिर 90% अगले महीने, उसके बाद जो जो 10% बचा है वो अगले महीने। इस टाइप से बाइफर्केशन करा गया है इसमें।
उसके बाद देखो जो फ्रूट्स हैं वो ऑलवेज ब्रॉट फॉर कैश, फ्रूट्स हमेशा कैश में, ताकि कैश डिस्काउंट कितना मिल सके 5%। ठीक, द परचेस बजट फॉर द सेकेंड क्वार्टर अप्रैल टू जून के लिए 15,000 बास्केट पर मंथ एंड 1 रुपीज़ पर बास्केट, मतलब हम 15,000 बास्केट हर महीने खरीदते हैं और हर बास्केट पर 1 रुपया देना पड़ता है। तो यार एक महीने में अगर 15,000 बास्केट खरीद रहे हैं तो 15,000 खर्चा हुआ ना, और ये एक बास्केट में 1 रुपया, अरे यार 1 रुपये में एक बास्केट मिलता है, सिंपल सी बात है। वेजेस और सैलरी फॉर द सेकेंड क्वार्टर अप्रैल टू जून वेर बजटेड 5,000 पर मंथ। ठीक, वेजेस और सैलरी 5,000 पर मंथ दिया जाता है, अप्रैल में 5,000, मई में 5,000, जून में। ठीक, बजटेड पर मंथ है ना। ठीक, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ द बजट फॉर द क्वार्टर, मतलब अप्रैल टू जून के लिए ये दे रखा है। कैश एक्सपेंस 4,500 पूरे 3 महीने के लिए, डेप्रिसिएशन पूरे 3 महीने के लिए, डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है, ना कैश इनफ्लो होता है ना कैश आउटफ्लो होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000 और एडमिन एक्सपेंसेस 2,000, जो कि अप्रैल एंड मई में ही हुआ है। ठीक, मार्च में, अप्रैल और मई में, जून में नहीं हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं बेसिकली, दम नहीं है क्वेश्चन में, अगर समझ गए तो। देरी करता हूँ, देखो ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस अप्रैल का कुछ नहीं, बस 1 महीने का फोकस करना, ये दो तो इजीली बन जाएंगे, बस अप्रैल का फोकस करना। ओपनिंग में कितना है कुछ नहीं बताया है, रिसीट लेंगे। कैश सेल कितना हुआ है भाई, ये अप्रैल में, देखो ध्यान से। अप्रैल में जो कैश सेल हुआ है, ये देखो 30,000, यहाँ कहाँ, तो काम ही नहीं करना, 30,000 ये देखो सेल हुआ है कि नहीं, 30,000 अप्रैल टू जून। 30,000 का आधा पैसा तो मिल गया होगा उसी समय, तुरंत, तो यहाँ लिख दिया, आधा लिख दिया ना वहीं, ये लिख दिया आधा। उसके बाद ये मत करो अभी, थोड़ा सा रुक जाओ, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर को मैं डिटेल में कराऊंगा। ये 210 या 250 कैसा है अभी नहीं समझ में आएगा, बस पेमेंट वाला देख लो। कैश परचेस बोला था उसी समय, जिस समय खरीदने उसी समय हम पेमेंट कर देते हैं 5% डिस्काउंट से। तो 15,000 का तो पेमेंट हुआ था कि नहीं, 15,000 हम खरीदते हैं डब्बा, और 15,000 डब्बे के लिए 15,000 खर्चा करना पड़ता है, जिसमें 5% कैश डिस्काउंट मिलता है, तो 5% माइनस करके 14,250। बात बड़ी सिंपल सी है, राइट। तो इसको मिटाओ जल्दी से, इसको काहे से करो, इससे करो। ठीक, अब देखो ध्यान से, वेजेस और सैलरीज, 5,000 पर महीना था, तो 5,000 5,000 5,000 तीनों मंथ में। ठीक, कैश एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंस कितना था, तो कैश एक्सपेंसेस मेरे ख्याल से ये 4,500 था, यहाँ देखोगे अगर, तो ये देखो कैश एक्सपेंस 4,500। ठीक, तो कैश एक्सपेंस पूरे 3 महीने का, तो 15,500 हो जाएगा कैश एक्सपेंस, 1,500 1,500 1,500, 3 से डिवाइड करने में। सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000 था, तो 1,000। एडमिन एक्सपेंसेस था वो 2,000 था, वो बोला था केवल अप्रैल और मई में होगा, तो अप्रैल और मई में 2,000, 2 महीने के लिए, तो 1,000 है, एक महीने के लिए। ये हो गया, क्लियर है। सो ये हमारा टोटल एक्सपेंस आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक्सपेंस का ये हमें टोटल कर लेना है, ठीक, तीनों का एक्सपेंस टोटल कर लोगे। अब हम निकालते हैं ये वर्किंग नोट कैसे होगा भाई, इसको देखो जरा, वर्किंग नोट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर से पहले ये समझो, देखो डेटर मतलब जिनसे हमें पैसा मिलना है, यानी कि हमने उधार में सामान बेचा होगा। तो फरवरी में बेचा है 25,000 कि नहीं, फरवरी में कितना सेल हुआ भाई, क्या हो रहा है भाई, फरवरी में सेल हुआ है 25,000। 25,000 का 50% उधार बेचा गया है, 50% कैश में मिला है। 25,000 का 50% कैश रिसीव हुआ था ना, कैश में बेच रहे थे 50%, तो 50% तो उसी से मिल गया होगा। लेकिन जो 50% है वो क्रेडिट सेल हुआ है, तो 12,500 का। अब 12,500 का क्रेडिट सेल हुआ है, उसमें से 90% फरवरी सेल हुआ है, उसका 90% 50% का मार्च में मिलेगा, और बाकी 10% अप्रैल में मिलेगा, समझ रहे हो। और मार्च में जो 20,000 सेल हुआ है, उसका तो 50% कैश में रिसीव हुआ होगा मार्च में, बाकी 50% उधार सेल हुआ है, तो उसका उधार का 90%, यानी कि 10,000 का 90%, 9,000 अप्रैल में मिलेगा, मई में मिलेगा, अगले महीने में मिलेगा। मार्च वाला अप्रैल में मिलेगा, जून मई में मिलेगा, फिर मई वाला कब मिलेगा, मई में 50% मिल जाएगा, फिर जून और जुलाई में मिलेगा। ठीक, जून और जुलाई में मिलेगा बाकी, तो उसी के हिसाब से हमें बनाना है। देखो अप्रैल, अप्रैल में कौन कौन सा पैसा मिलेगा, अप्रैल में देखो ये जो फरवरी में बेचा था उस वो वाला भी मिलेगा। तो अप्रैल में देखो
12,500 क्रेडिट सेल हुआ था फरवरी में, जिसका 10% अप्रैल में रियलाइज होगा 1250। जो मार्च में सेल हुआ 10,000, यहाँ देखोगे जो मार्च में सेल हुआ 10,000 क्रेडिट में, इसका तो अप्रैल में मिलेगा और मई में मिलेगा। तो इसका अप्रैल में लिख लो, अप्रैल में ये 9,000 और मई में मिल गया। और जो अप्रैल में सेल हुआ, ठीक, 30,000 का सेल हुआ था, जिसमें से 15,000 तो भाई कैश में हो गया होगा और 15,000 क्रेडिट। 15,000 का 90% मिलेगा कब? मई में के बाद, अप्रैल के बाद मई में, तो मई में और जून में। उसके बाद जो मई में सेल हुआ, उसका उधारी कितना? 15,000, जिसमें जून में मिलेगा पैसा उसका 90% और जुलाई में मिलेगा 10%। तो जुलाई का हमें तो मतलब नहीं है, तो इसका टोटल कर लो कि भाई ये मई, मतलब अप्रैल मई जून में टोटल पैसा कितना मिलने वाला है, राइट। तो ये देखो, ये दो 1250, 9,000, तो ये टोटल 10,250, 1,000, 13,000, 14,400, ये हो जाएगा 500, 1,500 और 13,500, तो ये टोटल 15,000 रुपये मिलेगा इस महीने में। तो यहीं से उठा के हमें डायरेक्टली कहाँ पुट करना है? यहाँ पुट कर देना है। ये देखो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, अप्रैल में 10,250, 14,500 मई में, जून में 15,000 टोटल। उसके बाद अब क्या करना है जी? उसके बाद टोटल रिसीट को ऐड करो और टोटल पेमेंट को माइनस करो। 25,250 में से 22,750 माइनस करोगे, 2,500 ओपनिंग बैलेंस। अब अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बोलो, क्लोजिंग बैलेंस 25,250 पूरा रिसीव हुआ, 22,750 खर्च हो गया, तो बचा कितना पैसा? 2,500। अब इस महीने का अप्रैल में जो बचा, वो मई में अगले महीने होगा कि नहीं होगा? भाई अप्रैल के लास्ट दिन, ठीक, 30 अप्रैल को 2,500 बचा है। अब 2,500 बचा है तो अगले दिन गायब थोड़ी ना हो जाएगा, पैसा रहेगा। तो मई का पहला दिन 2,500 ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, सिंपल। मई का पहला दिन क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस ही बस, जस्ट उठा के इसको यहाँ पुट करो। उसके बाद जो जो रिसीव हुआ उसको ऐड करो, टोटल करो, पेमेंट को माइनस करो, 9,250 बचे क्या, इसको उठा के अगले महीने का ओपनिंग बनाओ। उसके बाद टोटल जोड़ो, ये रिसीव हुआ टोटल, उसके बाद ये टोटल पेमेंट, ये पेमेंट, इसको माइनस करके 17,500 हमारा ये क्लोजिंग बच जाएगा। ठीक, तो इतना हमें इसमें बनाना था। आई होप कि इसमें समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अदर दो मेथड हैं। कौन कौन से मेथड है? बजटेड बैलेंस शीट मेथड और कैश फ्लो मेथड, ठीक, जिसको एडजस्टेड पीएनएल मेथड भी बोलते हैं। तो वो दो मेथड करके इस कैश बजट को जल्दी से कवर खत्म करते हैं, यानी कि ठीक। सो देखते हैं क्या होता है। चलिए, सो मिलते हैं अनदर वीडियो। तो कमेंट कर देना हाउ यू आर फीलिंग, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर करते हैं। चलिए, मिलते हैं।